अक्सर हम क्लास में कुछ बच्चों को देखते हैं जो शायद पढ़ाई में थोड़ा पीछे रह जाते हैं या संघर्ष करते हुए दिखते हैं। आज हम उन्हीं छात्रों को देखने का अपना नजरिया बदलने जा रहे हैं। चलिए मिलकर समझते हैं कि इन छात्रों को असल में किसी लेबल की नहीं बल्कि हमारे सहारे और समझ की जरूरत क्यों होती है। तो चलिए अपनी आज की चर्चा की शुरुआत इसी एक बेहद अहम सवाल से करते हैं। जब कोई बच्चा क्लास में पीछे रह जाता है तो क्या हम उसे आलसी मान लें, या फिर हमें यह सोचना चाहिए कि शायद उसे किसी ऐसी मदद की जरूरत है जो हमें दिखाई नहीं दे रही। यही सवाल हमारी पूरी बातचीत की बुनियाद है। तो हमारा लक्ष्य एकदम साफ है। हमें उन न्यूरोलॉजिकल लर्निंग डिसऑर्डर्स यानी सीखने से जुड़ी दिमागी समस्याओं को समझना है जो छात्रों के सीखने के तरीके पर गहरा असर डालती हैं, ताकि हम उन्हें सही तरीके से सपोर्ट कर सकें। तो चलिए अपने पहले हिस्से में गहराई से उतरते हैं और उन अदृश्य चुनौतियों को समझने की कोशिश करते हैं जिनका सामना कई छात्र हर रोज अपनी क्लास में करते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये समस्याएं आखिर हैं क्या। देखिए, ये सिर्फ व्यवहार की कुछ आदतें नहीं हैं, बल्कि ये असली न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं। जैसे कि डिसलेक्सिया में किसी बच्चे को शब्द उल्टे सीधे दिख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुद्धिमान नहीं है। उसी तरह एडीएचडी वाले बच्चे का ध्यान अगर भटकता है तो ये उसकी मर्जी नहीं बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल चुनौती है। इन लक्षणों को पहचानना ही मदद की तरफ बढ़ाया गया पहला कदम होता है। अच्छा, तो अब जब हम इन चुनौतियों को थोड़ा बहुत समझ गए हैं तो सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है। तो चलिए अब समाधान पर बात करते हैं। हम देखेंगे कि क्लासरूम में एक ऐसा माहौल बनाने के लिए कौन सी रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं जो सबके लिए मददगार और सपोर्टिव हो। और देखिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी रणनीति किसी तकनीक के बारे में नहीं है, ये हमारी सोच के बारे में है। पहला कदम है अपने नजरिए में बदलाव लाना। मतलब किसी छात्र पर आलसी या कमजोर का ठप्पा लगाने के बजाय उसकी असल मुश्किल को समझने की कोशिश करना। यहां पर इस सोच के बदलाव को और आसानी से समझा जा सकता है। हमें सजा देने की बजाय बच्चे का उत्साह बढ़ाने पर ध्यान देना है। दूसरे बच्चों से उसकी तुलना करने की जगह उसकी अपनी पर्सनल प्रोग्रेस को देखना है। और सबसे जरूरी बात, उस पर कोई लेबल चिपकाने की जगह उसकी चुनौती को समझना है। यही बदलाव एक अच्छे माहौल की नींव रखता है। इसे और आसान बनाने के लिए हम इसे एक टीचर्स टूल किट की तरह देख सकते हैं। इसमें 4 जरूरी चीजें हैं। पहला, सही मनोवृत्ति यानी सही माइंडसेट। दूसरा, पढ़ाने के तरीकों में बदलाव लाना। तीसरा, क्लास का सही मैनेजमेंट करना। और चौथा, बच्चों का मूल्यांकन करते समय थोड़ा लचीलापन दिखाना। ये 4 कदम किसी भी टीचर को इन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार कर सकते हैं। चलिए अब जरा विधियों पर ध्यान देते हैं। सीधी सी बात है, हर बच्चा एक ही तरह से नहीं सीखता। इसलिए विजुअल यानी दिखाकर, ऑडियो यानी सुनाकर और किनेस्थेटिक यानी कुछ करके सीखने वाले तरीकों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी हो जाता है। खेल खेल में सिखाना और निर्देशों को छोटे साफ हिस्सों में तोड़कर देना इन छात्रों के लिए सीखना वाकई बहुत आसान बना सकता है। क्लास का मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी है। जिन बच्चों को ज्यादा ध्यान की जरूरत है उन्हें आगे बैठाना, क्लास में ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करना और बड़े कामों को छोटे छोटे संभालने लायक हिस्सों में बांटना। जरा सोचिए, इन छोटे छोटे बदलावों से सीखने के माहौल में कितना बड़ा फर्क आ सकता है। और हाँ, दूसरे बच्चों को भी एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि इस सफर में कोई भी शिक्षक अकेला नहीं है। असली सफलता हमेशा सहयोग से, मिलकर काम करने से मिलती है। तो अब हम देखेंगे कि एक मजबूत सपोर्ट नेटवर्क बनाना कितना जरूरी है। देखिए, एक छात्र को सफल होने के लिए अपने चारों तरफ एक मजबूत सपोर्ट नेटवर्क की जरूरत होती है। इसमें टीचर, माता-पिता, स्पेशलिस्ट और क्लास के दूसरे बच्चे, ये सभी शामिल हैं। जब ये सब मिलकर काम करते हैं तभी उस छात्र को सबसे अच्छा सहारा मिल पाता है। इस नेटवर्क में माता-पिता के साथ साझेदारी तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उनसे नियमित रूप से बात करना, घर और स्कूल के बीच एक तालमेल बनाना और स्क्रीन टाइम, नींद और रोज की दिनचर्या जैसी बातों पर चर्चा करना बच्चे की तरक्की में बहुत बड़ी मदद करता है। और हाँ, अगर जरूरत महसूस हो तो विशेषज्ञों की मदद लेने में कभी भी झिझकना नहीं चाहिए। काउंसलर हों, स्पेशल एजुकेटर हों या मेडिकल प्रोफेशनल, वे सही मार्गदर्शन और सहायता दे सकते हैं। याद रखिए, मदद मांगना समझदारी है। तो अंत में इस पूरी बातचीत का निचोड़ इस एक वाक्य में छिपा है। एक संवेदनशील शिक्षक सही तरीकों,
पॉजिटिव सोच और सबके सहयोग से न्यूरोलॉजिकल समस्याओं वाले विद्यार्थियों को भी मेनस्ट्रीम एजुकेशन से सफलतापूर्वक जोड़ सकता है। और यही तो हम सबका असली लक्ष्य है। तो आज की इस चर्चा को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अपनी कक्षा को या अपने आसपास के माहौल को और ज्यादा संवेदनशील बनाने के लिए आज वो कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।